हेलो वेलकम बैक सर। आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है सर्किट ब्रेकर के अंदर। सर ये बड़ा फ्रिक्वेंट यूज होने वाले हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी आवाज़ अब तक प्रॉपर पहुँच रही होगी और पिक्चर की क्वालिटी बेहतर होगी। ओके सो चलिए सर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस बहुत परेशान करेगा सर्किट ब्रेकर के अंदर। सो इसको पहले आपको अच्छे से सीखना है एक बार। नाउ आइए इसके बारे में चर्चा कर ली जाए एक बार। देखिएगा, सपोज दैट मेरा एक सर्किट ब्रेकर है, यहाँ एक हमने सर्किट ब्रेकर को रखा है। ओके, इसके अंदर मैं बात करूँ ना तो आपको पता है दो मीडियम होंगे, एक होगा फिक्स्ड कांटेक्ट, एक होगा मूवेबल कांटेक्ट। ओके, अब सर यहाँ पे देखिएगा सर्किट ब्रेकर के अंदर यहाँ से कंडक्टर फिक्स्ड कांटेक्ट के साथ अटैच होता है और इधर आपका कंडक्टर आगे की ओर जा रहा होगा, एक मान लो मूविंग कांटेक्ट होता है। ओके, जो गैप क्रिएट करता है। ओके, अब देखिएगा कहीं भी सर्किट ब्रेकर हमने कई बार आपको दिखाया पिक्चर में भी, जो सर्किट ब्रेकर आपस में सटे होते हैं, आपस में कांटेक्ट में होंगे। जैसे कोई फॉल्ट आया होगा, यहाँ कोई फॉल्ट आ गया होगा मान लो, है ना, तो फॉल्ट हैवी करंट होने के कारण डिटेक्ट होता है तो ये आइसोलेट होने लगता है, एक दूसरे से दूर होने लगता है ना। अब कुछ कुछ चीज़ों की चर्चा होनी शुरू हो जाएंगे। यहाँ से ये कंडक्टर है, ये है ना कंडक्टर है आपका जो जुड़ा होगा इस सर्किट ब्रेकर से, आगे ये आगे कंडक्टर आगे जा रहा होगा। ओके, कोई फॉल्ट हो गया तो मूविंग होने लगा ना। कहता है दो टर्मिनोलॉजी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। पहले दोनों को बढ़िया से मैं जानकारी दे देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि ये आपके माइंड में इमेज बन जाए। फिर इसके स्टेटमेंट में बढ़िया से आप लोग को दिखा दूंगा, बता दूंगा और एनिमेशंस वीडियो दिखाऊंगा जिससे पूरे चीज़ क्लियर हो जाए। कहता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या कहता है, देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो होता है, ध्यान से समझिएगा, 3 kV पर mm होता है। ये क्या होता है मैं जानकारी देता हूं, या फिर अथवा यही होता है सर 30 kV पर सेंटीमीटर। अब mm को सेंटीमीटर में बदला हूं तो कुछ नया मैंने नहीं किया, बस एक मैथ्स था कि 1 mm में 30 तो 1 सेंटीमीटर 10 गुना होता है, तो kV भी 10 गुना हो गया। ओके, बस इतना ही सा चेंज किया। तो बोलता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो होता है वो होता है 3 kV पर mm। ये क्या कौन सी चिड़िया की नाम है पहले इसको समझिएगा। और ये जो बोलता है ना कि या 1 सेंटीमीटर में 30 kV का गैप होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एयर का। इसका मतलब है, मतलब समझिएगा सर, कहता है कि अगर दो कॉन्टैक्ट, ये तार है, ओके, दो कॉन्टैक्ट मतलब एक ये वायर है, ओके, और एक ये वायर है, दोनों के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस सर अगर 30 kV का हो जाए, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हो, 30 kV का, मान लो एक 0 और दूसरा 30 kV हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये दूरी 1 सेंटीमीटर से कम होगा, मान लो कि लाइक एग्जांपल 0.5 सेंटीमीटर होगा, सपोज दैट कहता हूं कि 0.5 सेंटीमीटर होगा, तो ये कहता है कि एयर को क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा और यहाँ डेवलप होंगे इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, और एक स्पार्क फ्लो होगा, यहाँ से एक आयोनाइजेशंस होंगे और जो करंट को फ्लो करने में मदद करेगा। मतलब कि अगर दो कंडक्टर के बीच 30 kV का वोल्टेज अप्लाई आपने कर दिया और उसका गैप सिर्फ आपने कितना रखा, 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हवा को जला देगा, यानी
एयर आयोनाइजेशन कर देगा। क्या करेगा सर? एयर आयोनाइजेशन। एयर आयोनाइजेशन इसी को बोलते हैं, एयर को आयोनाइज करेगा और सर आपका जो ये आर्क है वो फ्लो होने लगेगा। क्या हो जाएगा सर? आर्क फ्लो होने लगेगा। तो यहां मैं बात करूं क्या होगा सर? ये आर्क है, ये क्या हो जाएगा? आर्क डेवलप होने लगता है। मतलब समझिए, अब समझिए, मतलब कि हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV पर सेंटीमीटर है। मतलब अगर 30 kV का वोल्टेज अप्लाई करोगे और 1 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा गैप रखोगे तो वह हवा को नहीं जला सकता, आपका करंट स्पार्क के रूप में नहीं फ्लो करेगा, लेकिन उससे कम होगा तो यह हवा को जला देगा। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर इतना मेंटेन करना है। अब दूसरा कंडीशन देखिए सर, दूसरा कंडीशन देखिए, आइए सर, आइए। अगर मैं बात करता हूं कि दो कंडक्टर है और उनके बीच एयर का जो गैप है सर, यहां से देखिए, इन दोनों के बीच गैप मान लो मैं कहता हूं 1.5 सेंटीमीटर है और पोटेंशियल डिफरेंस है 30 kV का। कितना? 30 kV का। बड़ा ध्यान से समझिएगा, 30 kV का, 30 kV का। तो ऐसे कंडीशन में कहता है आर्क स्ट्राइक नहीं होगा, आर्क स्ट्राइक नहीं होगा, इससे आर्क स्ट्राइक नहीं होंगे। ऐसे कंडीशन में आपका एयर आयोनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी हवा में इतनी विरोध करने की क्षमता है कि वो आपके हवा में करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ओके, सो यहाँ पे चीजों को समझिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, वेट अ सेकेंड, इन दोनों के बीच अगर 1.5 सेंटीमीटर का गैप है तो कोई भी आर्क का फॉर्मेशन, नो आर्क का फॉर्मेशन नहीं होगा 30 kV का अगर अप्लाइड वोल्टेज है तो। क्लियर? और यहां पर बोल रहा है 1 सेंटीमीटर से कम का गैप हो गया तो एयर को आयोनाइज कर देगा। अब समझिए सर, एयर का डाइलेक्ट्रिक मतलब एयर में इतनी स्ट्रेंथ होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज कर देता है हायर पोटेंशियल पे। अब मतलब समझिए, अब और एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझिए क्या होता है कि हवा का अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, हवा का अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कि 3 kV पर mm हो या 30 kV पर सेंटीमीटर का गैप हो तो एयर को आयोनाइज नहीं करेगा, स्पार्किंग नहीं होगी। लेकिन आप ये करिए कि जहां पे 400 kV होगा तो सर कितना का सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए? 30 डिवाइड करिए 400 से, उतना सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ओके, मैं कहता हूं 300 kV की, तो कम से कम कितना सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए सर? 300 kV होगी तो आपको 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अगर 10 सेंटीमीटर का गैप, अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज 300 कर दिया और 10 सेंटीमीटर का गैप नहीं रखा तो एयर आयोनाइज होगा, एयर आयोनाइज होगा। तो अब समझिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। मेनली कहता है कि एयर का ये रहा, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर आपने सर यहाँ एयर था, अगर एयर है और गैप 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है 30 kV के रिस्पेक्ट में, तब तो कोई आयोनाइज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे हमने 300 kV अप्लाई कर रखा था ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, तो बताइए, और सेंटीमीटर का गैप अगर यहाँ पे 10 से कम है, 10 सेंटीमीटर से कम है, तो एयर आयोनाइज करेगा, स्पार्क होता रहेगा। और किसी सर्किट में एयर आयोनाइजेशन या स्पार्किंग कंडीशन नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो, और इतना दिए, मैं और भी बहुत सारी बातें बताता हूं, नहीं चाहिए आपको। और क्या प्रैक्टिकल ये संभव है कि अगर 300 kV हो तो 10 सेंटीमीटर का गैप हो, 400, 500, 600 kV हो तो 20 सेंटीमीटर का गैप हो? तो ऑटोमेटिक सिस्टम जितने होते हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं होता कि इतनी ज्यादा दूरी आप खींच के ले जाओ मेटल्स को। ओके, थोड़ा गैप करो और आप आर्क बुझाने की कोशिश करो। तो यहां पे कहता है कि अगर 30 kV में ही मामला 1 सेंटीमीटर गैप अगर नहीं हो पाता, अगर 1 सेंटीमीटर भी खींचता हूं और 30 kV में ही स्पार्क कर देता है 300 kV के लिए, तो 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। तो हम यहां पे देखते हैं एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। चूंकि 30 kV पर सेंटीमीटर, तो बहुत कम वोल्टेज के लिए एयर वाला सिस्टम, एयर सर्किट ब्रेकर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हायर वोल्टेज पे एयर सर्किट ब्रेकर नहीं यूज कर सकते। तब ऐसे कंडीशन में सर बोला जाता है एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा दीजिए। चूंकि
फिजिकली हर सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ाना मुश्किल होता है प्रैक्टिकली, है ना। चीजें ऑटोमेटिक होती है तो कम से कम चीजों को खींचने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे क्या है, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब यहां समझिए, तो इसके अंदर बोलता है अब एयर जो है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए। तो अब मामला क्या होता है देखिएगा कि मान लो सेंटीमीटर का गैप आपका 300 केवी है और सेंटीमीटर का 10 का गैप नहीं हो पाया, 10 सेंटीमीटर का, तो कहता है उसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम ऐड कर दीजिए कि वो हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दे। मतलब कि अगर यहाँ हाई प्रेशर एयर दे या फिर SF6 डाल दें, ऑयल या तेल डाल दें, तो फिर उस कंडीशन में एयर आयनाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के तुलना में ऑयल कितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रखता है, SF6 कितना रखता है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हवा की तुलना में सर SF6 जो होते हैं, आप जो इसके अंदर सर्किट ब्रेकर के अंदर डाले जाते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है SF6 का, और जो आपका ऑयल का होता है उसका भी ज्यादा होता है। तो इसी में क्या करते हैं, ज्यादा दूरी ना बना पाते हैं तो हवा के जगह पर उसके अंदर क्या डाल देते हैं, जैसे सेपरेशन होता है वैसे ही तुरंत हम उसके अंदर एयर का ब्लास्ट करा देते हैं, या फिर SF6 गैस रख देते हैं, या फिर ऑयल रख देते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला चीज आपने यहां देखा कि आपसे बोला गया कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो एयर का होता है। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ SF6 का हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और किसका हो सकता है सर, आपका ऑयल का हो सकता है। तो अलग अलग मटेरियल का, पेपर का भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो सकता है अपना, तो अलग अलग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकता है ना। अब एग्जैक्ट में आपने ये देखा कि ठीक है सर, आर्क का जो फॉर्मेशन होता है ना, आर्क का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसको अपने को हटाना है, उसको अपने को हटाना है, यही आयोनाइज करता है। तो आपका करंट क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। करंट मतलब सेपरेशन होने के बावजूद आपका अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो ये हवा को ही जला देगा और करंट लगातार फ्लो करता रहेगा। किसके फॉर्म में सर, आर्क के फॉर्म में। तो इसको आपको मुझाना आपका मेन टारगेट होता है। तो अब समझिएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, अब हम इसको समझेंगे। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस आपने देखा सर कितना है सर, यहाँ पर 3 kV या 30 kV पर सेंटीमीटर। ये पीक टू पीक वैल्यू होता है, मतलब पीक वैल्यू, उनकी भी चर्चा मैं आगे कर दूंगा। आइए सर मैं पहले मामला इसको समझाता हूं। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़िया समझने के लिए और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, इनके बारे में अगर अच्छे से समझना है सर, इनके बारे में अच्छे से समझना है तो वेट वेट वेट, मैं इसको फिर से लाऊंगा। पहले चीज़ों को समझते हैं फिर इसको उठा के लाएंगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर का जैसे है 30 kV पर सेंटीमीटर, है ना। जैसे आपका ऑयल का होता है, आप कह सकते हो 3 टाइम्स ऑफ एयर होता है। मतलब ये जल्दी ब्रेक नहीं होने देगा। इसका क्या मतलब है उनकी भी चर्चा मैं करूंगा अभी। ABC, अगर SF6 गैस की बात की जाए तो ये भी लगभग 2.5 टाइम्स ऑफ एयर होता है। मतलब ये जल्दी हवा को ब्रेक नहीं करने देता। अगर SF6 डाल दिया जाए तो जल्दी वो ब्रेक नहीं करने देगा। मतलब समझिएगा इसका मतलब समझिए, 2 कॉन्टैक्ट है और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2.5 टाइम हो जाना, मतलब कि यहां मैं कहता हूं कितना, 2 सेंटीमीटर का गैप है, 2 सेंटीमीटर का गैप है, और दोनों के बीच पोटेंशियल कितना है, 60 kV है, 60 kV है। तो अगर सर यहाँ पे 60 kV अगर हवा हो तो हवा को ये जला देगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, क्योंकि 30 kV पर सेंटीमीटर हो गया, हवा को ये जला देगा। लेकिन अगर इसके अंदर सर कोई कहता है अगर ऑयल या SF6 डाल दें, यहाँ SF6 गैस डाल दें, क्या SF6, तो ये आर्क फॉर्मेशन नहीं होगा, नो आर्क विल फॉर्म, नो आर्क विल फॉर्म, नो आर्क विल फॉर्म।
कोई आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है हवा की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। इसके अगर ब्रेक करना है तो इसके लिए कितना वोल्टेज चाहिए? कम से कम आपके लिए 30 का चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर में एक के लिए कितना होगा? लगभग 75 केवी पे ब्रेक होगा। तो 2 सेंटीमीटर के लिए 150 केवी चाहिए इसको। 150 केवी यहाँ पे होगा तभी इसको ब्रेक कर सकता, उससे कम में ब्रेक नहीं कर सकता। क्लियर? तो आप में ये समझ रखे होंगे कि एयर या ऑयल डालें, ऑयल डालू ना तो उसका 3 टाइम्स बढ़ जाता, लेकिन ऑयल के तुलना में आप कहोगे सर तब हर जगह ऑयल क्यों नहीं यूज करते? आज की डेट में सबसे ज्यादा सर SF6 यूज होता है। तो आप कहोगे SF6 क्यों नहीं? सर एक चीज ध्यान रखिएगा, चूंकि SF6 और ऑयल की तुलना में SF6 का जो है इफिशियंसी यानी परफॉर्म करने की क्षमता जो होती है, मतलब ये कितना जल्दी एक्सटिंग्विश कर आर्क को बुझा देगा, ये परफॉर्म करने की जो क्षमता होती है ऑयल की तुलना में 100 गुना ज्यादा होता है। मतलब बहुत हायर एक्यूरेसी होती है किसकी? SF6 की। और ऑयल की उतनी मतलब ऑयल के लिए टैंक होना चाहिए, प्रॉपर काम करना चाहिए, तेल वहां पे जाके आगे मतलब इस दोनों कॉन्टैक्ट के बीच आपका ऑयल प्रॉपर वे में आ जाना चाहिए। सो ये इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता जितना कि SF6 है। सो SF6 वाला सर्किट ब्रेकर बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाता है किसकी तुलना में? ऑयल की तुलना में। जबकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब देखें तो ऑयल का ज्यादा होता है किसकी तुलना में? SF6 की तुलना में। लेकिन ऑयल ऐसा तो नहीं है हमेशा डुबा के रखना है। ऑयल तो जैसे ही कोई कांटेक्ट, कोई फॉल्ट आया, कांटेक्ट हटेगा, उस टाइम एकाएक ऑयल वहां पे पहुंच जाए, ऐसा कंडीशन होता है। तो वो परफॉर्मेंस जो है ऑयल इतना बेहतर नहीं दिखा पाता है। SF6 बहुत बढ़िया हायर एक्यूरेसी के साथ ये परफॉर्मेंस दिखाता है, इसीलिए SF6 का आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज होता है। नौ बात रही एक टर्म सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है। आइए सर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस की बात होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को E से डिनोट किया जाता है, जो होता है अप्लाइड वोल्टेज बटा डिस्टेंस। इसको कहते हैं अपन अप्लाइड वोल्टेज, और ये है बटा डिस्टेंस। समझिएगा बारीकी से। यहां आर्क का फॉर्मेशन हो रहा था, कहता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होता है कंडक्टर के ऊपर कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, तो इस कंडक्टर पे एक स्ट्रेस होता है। इस कंडक्टर पे क्या होगा? स्ट्रेस होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे धकेलने के लिए, आर्क फॉर्म करने के लिए वोल्टेज पे डिपेंड रहता है। किस पे? वोल्टेज पे, कि आप जो है ना आगे की ओर बढ़िए, आर्क फॉर्म करिए। मतलब अगर दो कांटेक्ट के बीच अगर हायर पोटेंशियल है, दूरी कम है, तो इस मेटल पे, इस पॉइंट पे स्ट्रेस होता है, धकेलता है कि आप आर्क का फॉर्मेशन करिए। मतलब क्या है सर? यहां पे आइए। मतलब ये है कि अगर दो सर्किट ब्रेकर हैं, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D है और अप्लाइड पोटेंशियल दोनों के बीच V है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो है वो V बटा D है। मतलब समझिए बढ़िया से सर, बहुत अच्छे से। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो है अप्लाइड वोल्टेज अगर दूरी को कांस्टेंट रखा दिया है, मान लीजिए दूरी कांस्टेंट रखा, बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि ये कहेगा कि आर्क का फॉर्मेशन तो करिए ही करिए, कहेगा आर्क फॉर्म कर लीजिए, ये कर लीजिए। लेकिन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगर E बराबर V बटा D हो, अगर आपका क्या हो जाए सर, दूरी को बहुत ज्यादा बढ़ा दो कांस्टेंट वोल्टेज पर, मान लो 400 वोल्टेज पे या 30 वोल्ट पे या 500 केवी वोल्ट पे या 200 केवी वोल्ट पे, अगर आप दूरी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो इस कंडक्टर पे इतना स्ट्रेस नहीं बैठेगा कि आप इलेक्ट्रॉन्स को धकेलो और आर्क को फॉर्म करो। ये हो ही नहीं सकता, नहीं होता। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहता है कि वोल्टेज पर डिस्टेंस, मतलब किसी कंडक्टर के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा और तो ऐसे कंडीशन में उस कंडक्टर में इतना स्ट्रेस नहीं होता कि आर्क का फॉर्मेशन कर पाए, तो ये भी चीज ध्यान रखना। तो इसका मतलब
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस धकेलता है कि आप आर्क का फॉर्मेशन कीजिए, आयोनाइजेशन कीजिए, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का इतना है। सो अगर किसी मीडियम में कहीं पे अगर आर्क का फॉर्मेशन नहीं हो तो कौन बड़ा होना चाहिए? अगर कोई कहता है कहीं आर्क का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मान लो एक फिक्स्ड कांटेक्ट है, एक मूविंग कांटेक्ट है, अगर आर्क नो आर्क कोई आर्क फॉर्मेशन ना हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ज्यादा होना पड़ेगा, किससे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ज्यादा होना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ज्यादा होना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस से ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे SF6 रखा है, SF6 रखा है, तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो कि इस पे वाला स्ट्रेस कितना भी हो जाए तो ये आर्क का फॉर्मेशन ना करने दे। सो कभी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, अगर आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अगर कम हो जाए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से तो आर्क का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो आप कह रहे हो E, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो E है ये तभी ज्यादा होगा जब आपका क्या होगा? V/G। आप कहते हो ना V, अगर V, ध्यान समझिएगा, वोल्टेज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है। आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करो तो आर्क फॉर्मेशन करने में वोल्टेज वेरी हाई, ये हमेशा क्या होता है जी? बहुत ज्यादा वेरी हाई होता है। और आपको पता है जो चीज ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर में काम करेगा वो डिस्टेंस ऑलवेज स्मॉल, ऑलवेज वेरी, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? स्मॉल। ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा तो डिस्टेंस स्मॉल होगा। तो ऐसे कंडीशन में आर्क वोल्टेज बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस कम है दो कॉन्टैक्ट्स के बीच, तो हमेशा एयर क्या होगा सर? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इतना ज्यादा होगा कि आर्क का फॉर्म करिए, तो आर्क का फॉर्म कर दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में इसी चीज से बचने के लिए हायर वोल्टेज जहां पे होते हैं वहां पे सिर्फ बोलता है एयर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ यहां हवा रखने से, कॉन्टैक्ट दूरी सेपरेशन करने से काम नहीं चलेगा कि आप एयर को बुझा लो, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब ये मूव कर रहा होता है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा क्या? SF6 या फिर ऑयल या फिर एयर ब्लास्ट। एयर को क्या करना पड़ेगा? ब्लास्ट करना पड़ेगा। सर एक चीज आप कहोगे सर हवा है तो हवा ब्लास्ट करने से फिर उसको क्यों नहीं आयनाइज करेगा? कहता है कि अगर एयर को ब्लास्ट कर दिया जाए किसी सिस्टम के पास तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है, उससे उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कई टाइम्स बढ़ जाते हैं। आप ये कह सकते हो उसका, अगर कोई नॉर्मल एयर है यहाँ पे और यहाँ पे कोई एयर ब्लास्ट कर दिया जाए जब वो कॉन्टैक्ट सेपरेट हो रहा हुआ, तो उस जो ब्लास्ट करते हैं ना उस टाइम उसका कंडीशन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप ये कह सकते हो 3 टाइम्स बढ़ जाता है, ओके, एयर ब्लास्ट का। नाउ आप एक चीज और वैक्यूम यूज कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो? वैक्यूम यूज कर लो, तब भी आयोनाइजेशन नहीं होंगे, तो भी ये भी यूज किए जाते हैं एयर के तुलना जगह पे। सो वैक्यूम हो गया, एयर ब्लास्ट हो गए, ऑयल यूज हो गया, SF6 यूज करते हैं जब आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा हो, जब आपका वोल्टेज की मात्रा बहुत ज्यादा हो और दूरी बहुत ज्यादा सेपरेशन नहीं कर पाते, तो ऐसे कंडीशन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इतना ज्यादा होगा कि वो आयोनाइज कर देगा। सो उस आयोनाइजेशन को खत्म करने के लिए हमको उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ता है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए एयर की तुलना में अपन यूज करते हैं क्या? ऑयल, अपन यूज करते हैं क्या? SF6, अपन यूज करते हैं क्या? वैक्यूम। क्लियर? तो मुझे लगता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप समझ चुके होंगे। कंडक्टर पे एकदम लगा होता है, हाई पोटेंशियल के कारण एकदम दबाव लगा रहता है कि आप उस पर आयोनाइज करिए, लेकिन दूरी डिपेंड करता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जहां से आर्क प्रोड्यूस होगा वहां का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि वो आर्क फॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में आपने देखा कि किस तरीके से होते हैं। मैं इसकी कुछ वीडियोज भी दिखाऊंगा और यहाँ पे कुछ चीज़ों को भी एनालिसिस कराता हूँ, आपको एक चीज़ों का एनालिसिस कराता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। आइए सर, ये तो स्पेस ही नहीं देगा ज़्यादा जो आप बहुत अच्छे से इसको जान पाओ। वेट अ सेकेंड, मैं न्यू पेज पे इसको लेता हूँ, मैं इसको न्यू पेज पे लेता हूँ और आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ।
न्यू पेज पे लेता हूँ, कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर जो गैस SF6 गैस जो होते हैं वो कहां तक, अप टू 760 केवी तक यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस गैस के यूज करने से उस एयर का जो एयर के अंदर जो SF6 डालते हैं, SF6 का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि हाई रेटिंग का भी सर्किट ब्रेकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर एक इंसुलेटिंग ऑयल होता है जो 132 केवी तक के इंसुलेटर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो कि वैक्यूम इसमें मीडियम रखा जाता है, हवा नहीं रखा जाता, उसमें अप टू 60 केवी तक का आप यूज कर सकते हो। ओके, अप टू 60 केवी तक। और एयर सर्किट ब्रेकर बहुत कम यूज किए जाते हैं हायर वोल्टेज के लिए, ये हमेशा लो वोल्टेज अप टू 11 केवी या 15 केवी तक यूज करते हैं, और इसका रेलवे ट्रैक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो एयर सर्किट ब्रेकर जिसमें सिर्फ एयर मीडियम में होता है, तो चूंकि एयर को तो ब्रेक कर देगा, 30 केवी 1 सेंटीमीटर का गैप चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर का गैप के लिए तो 300 केवी तो सह नहीं पाएगा। सो अगर कोई 1 सेंटीमीटर का ही गैप कर पाता है तो 30 केवी सफिशियंट है एयर सर्किट ब्रेकर के लिए। ओके, तो ये एक डाटा था। 9 कुछ चीजें और मैं बताता हूं आप लोगों को, वेट अ सेकेंड, यहां से आइए, कुछ चीजें और मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा सर आज। इन SF6 सर्किट ब्रेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इज यूज्ड एज द आर्क क्वेंचिंग मीडियम। SF6 को आर्क हटाने के लिए SF6 का यूज सबसे ज्यादा किए जाते हैं। दूसरा, ड्यू टू इट्स लो गैसियस विस्कोसिटी। लो गैसियस विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी क्या होता है, पानी में कभी आपने विस्कोसिटी देखा होगा ना, वाटर के अंदर डिफरेंट लेयर, पतला वाटर अगर एक ग्लास है या एक बाल्टी है तो समझो वो लाखों पतले पतले पानियों के प्लेट से मतलब थिन लेयर का बना है। सो एक लेयर को घुमाओगे तो दूसरा उसका विरोध करता है, सो विस्कस फोर्स होता है वहां पे। आई होप आप लोग को शायद पता होगा, 10th के फिजिक्स में 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। सो आप देखते हो पानी में आधा हिस्सा पर अगर हाथ देख घुमाओगे तो नीचे वाला उतना स्पीड से नहीं घूमता। क्यों? क्योंकि एक लेयर का घर्षण दूसरे लेयर से होता है, सो वो उतना फोर्स से नहीं घूम पाता, सो वहां पे विस्कस फोर्स होता है। ओके, सो उसको विस्कोसिटी बोलते हैं ना। क्या होता है, सिमिलरली गैस के अंदर होता है, ड्यू टू इट्स लो विस्कोसिटी, गैसियस विस्कोसिटी, गैस के कारण एक गैस के अंदर ऐसा नहीं होता। गैस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल गया दूसरे से तो इतना घर्षण नहीं करता जितना वाटर करता है। ओके, तो विस्कोसिटी जो होता है गैस में क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हाई मॉलिक्यूल्स वेट, इसके कारण क्या होता है, हाई मॉलिक्यूल वेट, द SF6 गैस कैन इफिशिएंटली ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन मेथड। आपको पता है कन्वेक्शन मेथड मतलब जो हीट हुआ, जहां आर्क प्रोड्यूस हुआ वहां पे जाके SF6 आया और उसको आगे भी लेके चला गया। कन्वेक्शन मेथड क्या होता है सर, आपने पढ़ा होगा, हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, सन रे हुआ, पृथ्वी तक आना, एक रेडिएशन प्रोसेस है। कन्वेक्शन हुआ कोई चीज गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ना और ठंडा हवा नीचे की ओर जाना, है ना, कन्वेक्शन प्रोसेस हुआ। कंडक्शन हुआ लोहे को यहां गर्म किया तो यहां गर्म हुआ, दैट इज कंडक्शन प्रोसेस। ओके, नाउ तो क्या कर रहा है, इट कैन बी इफिशिएंट हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल गर्म होगा वो आगे बढ़ जाता है, जो ठंडा रहता है SF6 का वो यहाँ पे आर्क को बुझाने में लगा रहता है। इट हैज हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मतलब आर्क को हटाने में ये ज्यादा योगदान देता है, मतलब हाई इंसुलेशन रखता है, हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी हो गया। एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी, जल्दी ये आर्क प्रोड्यूस फॉर्मेशन मतलब नहीं होने देता। प्योर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इज इनर्ट एंड थर्मली स्टेबल, जबकि प्योर सल्फर हेक्सा SF6 गैस जो होता है इनर्ट होता है, मतलब जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता, एंड थर्मली स्टेबल होता है। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत हीट हुआ तो ये इसका अपने नेचर बदल दिया, इनर्ट होने के बाद एक्टिव हो गया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, SF6 हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, इट हैज 100 times more effective than air and oil as interrupting medium। क्या कह रहा है, देखिए यही बात मैंने आपसे बोला था, SF6 हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये बात ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, जल्दी ये कंडक्ट नहीं करने देता, हवा में भी इसको कंडक्ट नहीं करने देता आपके हाई वोल्टेज पर भी।
ओके, बट क्या कर देखिए ध्यान से, इट हैज 100 टाइम मोर इफेक्टिव, लेकिन ये इफेक्टिव इतना जाता है देन एयर या ऑयल। ऑयल या एयर की तुलना में SF6 वाला जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है टू इंटरप्टिंग मीडियम। इंटरप्टिंग मतलब क्या होता है कि इंटरप्ट करना, उस चीज़ को हटाना, अलग करना, दूर करना, है ना, मतलब आपका आर्क जो स्ट्राइक कर रहा है उसको हटाने की कोशिश करता है। इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज 2.5 टाइम ऑफ द एयर। ओके, सो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है जी, 2.5 टाइम ऑफ द एयर एंड 30% लेस देन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ऑयल। आपको मैंने बोला ना कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से लगभग 2.5 गुना होता है, लेकिन ऑयल से कमी, क्योंकि ऑयल का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3, एयर की तुलना में 3 टाइम्स, और ऑयल SF6 का 2.5 टाइम्स। ओके, तो ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल से ये कम ही होता है, लेकिन ये इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। SF6 बहुत एक्यूरेटली काम कर लेता है। ऑयल को उस जगह पे पहुंचाना सिस्टम के लिए इतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो पाता जितना कि SF6 वहाँ पहुंच जाता है। जैसे ब्लास्ट हुआ, कॉन्टैक्ट, कोई फॉल्ट आया, फटाक से हटा, माइक्रो सेकेंड में ऑपरेशन होता है, फटाक से ऑपरेशन हुआ, SF6 पहुंच गया। ऑयल नहीं पहुंच पाएगा उस प्रॉपर वे में। ओके, सो ये एक मेन रीजन है इस चीज़ों के बारे में। आई होप आपने समझा। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में जो जितने मैंने आपके माइंड में इमेज बना दिए, अब उसके कुछ एनिमेशंस और आप उसके बारे में कुछ समझिए सर, डिफिनेशंस। यहाँ आइए सर, यहाँ आइए। मैंने कई बार इसको यूज किया तो, पर आज आप इसके बारे में प्रॉपरली समझ पाओगे। देखिए, जैसे कोई फॉल्ट आता है तो आपको पता है ना फॉल्ट में, लेकिन ये आर्क का फॉर्मेशन हो गया ना, आर्क फॉर्मेशन हो गया, तो ये आर्क फॉर्मेशन मतलब क्या, इसमें करंट की कंटिन्यूटी है, करंट लगातार जा रहा है, मतलब हाई वोल्टेज है रहा है। आप कांटेक्ट को हटा भी दिए हो, ध्यान समझिए, हाई वोल्टेज अप्लाई था, आपने फॉल्ट आया, ये हट भी गया, लेकिन ये आग लगातार आग के रूप में क्या करंट अब भी फ्लो कर रहा है, आग के रूप में करंट अब भी फ्लो कर रहा है। सो इसको बुझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये तब बुझेगा, अब हवा नहीं बुझा सकता तो SF6 डालिए, रखिए यहाँ पे हाई वोल्टेज कंडीशन में, ऑयल रखिए, वही बुझा पाएगा। सो हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अभी इतना नहीं है जो इसको बुझा दे। ओके, सो ये चीज तो हमने कई बार दिखा है, तो इसके जगह पे आपको ये चीजें रखनी पड़ती है। अभी एक चीज और मैं इसमें बताऊंगा, चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपके, मैं बता देता हूं। तो ये तो इसके कॉन्सेप्ट है। नाउ अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को सर डिफाइन कैसे करें, ये भी एक मामला है हमारे पास, इसको डिफाइन कैसे करें ये भी बात है। और एक चीज मैं और बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा जो आपको क्लियर होगा, वो होगा आपको आरएमएस वैल्यू में इसके बारे में जानना, आरएमएस वैल्यू के रूप में इसके बारे में जानना। मैं थोड़ा ही समझाता हूं, अब जो लाइन है वो पढ़ के आप समझ सकते हो। इन फिजिक्स the dielectric strength of an insulating material is its ability to act as an insulator without losing its insulating property। मतलब कि किसी मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल की इसकी एक ऐसी खासियत होती है कि किसी भी कंडीशन में वो इंसुलेशन प्रॉपर्टी को एडॉप्ट करे रहे और वो अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी लूज ना करे। जैसे SF6 है, वो हाई टेम्परेचर, जब आर्क फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज ना करे। ऐसा नहीं कि जो उसका 3 टाइम्स उसकी प्रॉपर्टी थी एयर के 3 गुना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था, वो पता चला हीट बहुत ज़्यादा हुआ तो आधे पे, एयर के आधे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे वो क्या हो गया, अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज मेजर द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज पर यूनिट थिकनेस। हमेशा कि वोल्टेज और कितना दूरी, थिकनेस मतलब वोल्ट पर मिली, ये क्या मिली थिकनेस बता रहा है, मतलब ये हो गया वोल्ट पर सीएम। तो केवी चूंकि कम वोल्ट में स्ट्राइक कर नहीं सकता तो केवी पर सेंटीमीटर वही हो गया, मतलब वोल्ट पर थिकनेस, मतलब SF6 कितने दूरी तक आपको हायर वोल्टेज को गैप करा सकता है। ओके, नाउ dielectric strength is defined as the maximum voltage that can be applied to an insulating material before it goes into breakdown or
लूजेज इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। मतलब जब तक वो ब्रेक डाउन, जैसे हवा को 3 kV पे दूरी पे 1 सेंटीमीटर को ब्रेक करता है, इसीलिए वो एक तरीके का वोल्टेज हो गया। क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? एक उसका 3 kV एक वोल्टेज लेवल हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 kV हवा का, जो उसको ब्रेक कर देता 3 kV पे। उससे ज्यादा अगर दूरी रहा तो 3 kV उस हवा को ब्रेक नहीं कर पाता। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हवा का कितना हो गया? 3 kV। सिमिलरली इन सारी चीजों को आप पढ़ोगे तो ये आपके लैंग्वेज के लिए हो गया, बाकी कंसेप्चुअल चीज से काफी है सफिशिएंट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को समझने के लिए जितना मैंने करा दिया वो मच मोर सफिशिएंट है सर आपके लिए। अब एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आपको बोलता है सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ओके, ये कितना है सर? 30 kV पर सेंटीमीटर। ओके, अब समझिए ये कौन सा वैल्यू है। अगर डीसी है तो ठीक है 30 kV, आपको डीसी है तो 30 kV चलो पता चल रहा है 30 kV कि ये इतना दूरी है 30 kV। लेकिन जब एसी की बात की जाए सर, एसी की बात की जाए तो कौन सा 30 kV है? आरएमएस है या एवरेज? आरएमएस है या एवरेज? ये मामला बड़ा टफ पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हर साइकिल में, हर एक साइकिल में 2 बार तो पीक आता है। ये इसका वोल्टेज Vm, ये Vm माइनस में है ना, Vm आगे इस तरीके से चलता जाएगा। एक साइकिल की चर्चा कर लेते हैं। 2 कॉन्टैक्ट के बीच अगर हमको पता है 30 kV पर सेंटीमीटर का गैप, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, या मैं कहता हूं 0.9 सेंटीमीटर है, 0.9 सेंटीमीटर है। अब देखिए 0.9 सेंटीमीटर है तो अगर ये 30 kV पीक वैल्यू है, 2 वैल्यू होते हैं, एक Vrms एक V पीक। ध्यान से समझिएगा, अब समझिएगा अगर 0.9 सेंटीमीटर का गैप है और 0.9 सेंटीमीटर का गैप है, अगर आप ये मान लो कि 30 kV पीक है, 30 kV क्या है? पीक है। तो पीक अगर रहेगा तो ये एयर को स्ट्राइक करेगा, मतलब कि एक साइकिल में यहां नहीं स्ट्राइक कर पाएगा, यहां नहीं, लेकिन 30 kV अगर यहां पहुंच गया तो वो एयर को स्ट्राइक कर देगा। एयर को क्या करेगा? आयोनाइज, क्योंकि 30 kV अगर ये हाई पीक वोल्टेज मान ले, शुरुआत में कुछ देर नहीं भी हुआ, लेकिन यहां पे चूंकि हाई वोल्टेज अगर पीक है तो ये एयर को क्या करेगा? आयोनाइज कर देगा। क्या करेगा? एयर को आयोनाइज कर देगा और यहां से क्या करेगा सर? आपका आर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक साइकिल में मैक्सिमम कितना होना चाहिए सर? वी पीक वोल्टेज होना चाहिए 30 kV। ध्यान समझिएगा, पहले मैं बता रहा हूं 30 kV होगा मैक्सिमम, क्योंकि इस एक साइकिल में कभी ना कभी मैक्सिमम होता तो वही वैल्यू नहीं रहेगा जो इसको स्पार्क कर देगा। क्लियर? अगर आपको आरएमएस में लेना है कि आरएमएस में कितना पे ये आपको लगता है कि ब्रेक कर देगा, तो 30 kV तो हमेशा उसका पीक वैल्यू होता है। 30 kV हमेशा क्या होता है? उसका पीक वैल्यू होता है जो इसको स्पार्क कर देता है। क्या करता है? स्पार्क कर देता है। क्लियर? 30 kV हमेशा उसका क्या होता है? पीक वैल्यू होता है। क्लियर? तो 30 kV अगर वोल्टेज V पीक रहेगा 30 kV तो एयर को आयोनाइज कर देगा, एयर को आयोनाइज कर देगा। ओके, एयर को आयोनाइज कर देगा, इसका ध्यान रखें। अगर आप आरएमएस 30 लोगे, आरएमएस 30 लोगे, इसका मतलब उसका पीक उससे भी ज्यादा होगा। तो अगर आपको पीक वैल्यू, चूंकि देखिए ब्रेक ऐसा नहीं है ना कि यहाँ एसी में इतने दूर का वोल्टेज ही, ये तो बहुत कम है, मान लो ये 30 है तो ये तो 10 है, तो 10 को तो नहीं ब्रेक कर पाएगा। लेकिन जब एक साइकिल में इतना पीक 2 बार आएगा तो 2 बार तो एयर को आयोनाइज कर देगा, 2 बार क्या करेगा? एयर को आयोनाइज कर देगा। हमेशा जो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एसी के केस में वो क्या होता है? पीक वैल्यू। इन केस ऑफ एसी ये पीक वैल्यू होता है। क्या सा? पीक वैल्यू। लेकिन आपको पूछेगा तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आरएमएस की टर्म में बताइए, आरएमएस कब ब्रेक कर देगा? आपको पता है जब पीक 30 होगा तो वी आरएमएस उसके लिए कितना समझोगे आप? वी आरएमएस Vm बटा √2, मतलब 30 kV बटा √2, मतलब 21.21 लगभग kV।
21.21 kV, मतलब आप ये समझो, आपको कहेगा कि दो कॉन्टैक्ट के बीच एयर को आयनाइज अगर करवाना है, एयर को आयनाइज कर देगा तो आरएमएस वोल्टेज कितना होना चाहिए? आरएमएस में वोल्टेज होना चाहिए सर 21.21 kV, 21.21 kV। 21.21 kV रहेगा तब भी एयर को ये आयनाइज कर देगा, तब भी क्या करेगा? 1 सेंटीमीटर की दूरी में, 1 सेंटीमीटर की दूरी में एयर को आयनाइज कर देगा और करंट फ्लो करने लगेगा। 21.21 में कहोगे कैसे? क्योंकि 21.21 वाले का आरएमएस जो है उसका पीक कितना हो गया होगा सर? 30 होता होगा, और 30 वाला सिस्टम जरूर इसको ब्रेक कर देगा, 30 वाला सिस्टम इसको जरूर ब्रेक कर देगा। सो आरएमएस में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछे तो 21.21 पर केवी पर सेंटीमीटर, ये ध्यान रखें। अगर आरएमएस में बोले तो 21.21 सेंटीमीटर का आरएमएस वाला सिग्नल ही उस एयर को ब्रेक कर देगा, क्योंकि उसका पीक 30 केवी हो गया। ओके, तो पीक वैल्यू होता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 केवी। आरएमएस में अगर पूछ दे कभी भी तो याद रखना 21.21 केवी होता है। 21 केवी का आरएमएस वाला कोई सिग्नल एयर को ब्रेक कर देगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे समझ लिया, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के साथ एयर आपका वो क्या बोल रहा हूँ मैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, इनके बारे में भी आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा सर, और अपकमिंग वीडियोज़ और हम देखते रहेंगे। देखिए, और हम इसमें ना आपको बहुत अच्छा वीडियोस जिसमें दिखाएंगे एनिमेशन के थ्रू कि किस तरीके से स्पार्क करता है, किस तरीके से ब्लास्ट करता है। सो उन सारी चीज़ों की दिखाएंगे ना, जैसे एयर ब्लास्ट हो गया, तो उन सारी चीज़ों की मैं एनिमेशन प्रॉपर वे में दिखाऊंगा, ताकि आपके माइंड में बढ़िया सेट हो जाए। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।